हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। दोस्तों, बीटेक और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी निकल के आ रही है, क्योंकि कोल इंडिया ने अपने ब्रांच नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जो भी रिक्तियाँ थी उसको भरने का ऐलान किया है और उसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 10th ITI डिप्लोमा बीटेक वाले सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड करेंगे और पूरी डिटेल से देखेंगे कि क्या है, कौन कौन से पोस्ट के लिए कितना पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्ज़ाम के बारे में हर चीज़ पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो सब आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे NCL जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, उसको ओपन करते हैं और नोटिस को यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, नोटिफिकेशन को देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में, हर एक चीज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग का नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हम लोगों ने यहाँ पे ओपन कर लिया है। हम लोग यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और देखेंगे क्या है उस नोटिफिकेशन में। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पहला जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे विभिन्न पर्यवेक्षी और तकनीकी पदों में सीधी भर्ती हेतु रोजगार अधिसूचना यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। 14 जुलाई का जो ये है नोटिफिकेशन। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे ओपन करते हैं और डाउनलोड करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये हम लोग का डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे फाइनली। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन NCL इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल प्रोग्रेसिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट एज मैंशनड इन टेबल 1 फॉर द रेगुलर डिप्लॉयमेंट अक्रॉस माइंस एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ NCL इन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP। यानी कि ये जो MP का जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है और आपका जो UP का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। जो भी मतलब इसमें मतलब अपीयर होंगे और जो पास करके आएंगे उनको। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट का सारा नाम दिया गया है, पोजीशन नेम है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपका देखिए सुपरवाइजरी पोजीशन जो है उसमें देखिए 2 पोस्ट है यहाँ पे। एक असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनी ग्रेड C का है और आपका असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनी ग्रेड C का है। तो इसमें देखिए आपका एलिजिबिलिटी क्या खोज रहा है। पहला जो आपका असिस्टेंट फोरमैन है उसमें मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड डिप्लोमा और रिलीवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 ईयर कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि आपको पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन का ENT का, इसमें आपको देखिए मैट्रिकुलेशन या तो फिर उसके इक्विवेलेंट जो एग्ज़ाम है वो पास होना चाहिए, या तो फिर डिप्लोमा और उसके हायर डिप्लोमा और जो हायर क्वालिफिकेशन है। तो हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिप्लोमा अगर है तो वो भी ठीक है, या तो फिर अगर आपका बीटेक है यानी कि डिप्लोमा से हायर क्वालिफिकेशन में आपका बीटेक ही आ गया तो यह आपका बीटेक है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि इसमें देखिए डिप्लोमा और बीटेक दोनों वाले एलिजिबल हैं। दूसरा जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट ट्रेनी फोरमैन मैकेनिकल ब्रांच के लिए है। तो इसमें देखिए इसमें वही बोल रहा है मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड डिप्लोमा और रिलीवेंट इन हायर क्वालिफिकेशन इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि देखिए ये जो आपका असिस्टेंट फोरमैन जो है इसमें मैकेनिकल ब्रांच के लिए आपका डिप्लोमा या तो फिर उससे हायर डिग्री जो आपके पास है, यानी कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है आपका डिप्लोमा भी है और अगर इंजीनियरिंग भी है तो जो डिप्लोमा वाले इंजीनियरिंग वाले दोनों इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल है। देखिए अगला जो यहाँ पे जो कैटेगरी है वो टेक्नीशियन पोजीशन के लिए। तो तीसरे में देखिए आपका टेक्नीशियन फिटर ट्रेनी और चौथे में टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी, पाँचवें में टेक्नीशियन टर्नर ट्रेनी, छठे में टेक्नीशियन मैकेनिस्ट ट्रेनी, सातवें में टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनी। तो देखिए यहाँ पे फिटर वाले के लिए क्या क्या चाहिए। तो मैट्रिकुलेशन तो सबके लिए चाहिए। देखिए सारे के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फास्ट होना चाहिए सारे के लिए। देखिए अगला जो इसका क्राइटेरिया है वो देखिए ITI 2 ईयर कोर्स इन फिटर ट्रेड अलॉन्ग विथ ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT SCVT एंड मिनिमम 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय NTVC SCVT अंडर द
अप्रेंटिस एक्ट 1961, यानी कि देखिए जो फिटर टेक्नीशियन है उनके लिए 2 साल का जो ITI कोर्स होता है फिटर ट्रेड के साथ वो होना चाहिए, और उनके पास सर्टिफिकेट जो होगा वो NCVT और SCVT के द्वारा इशू होना चाहिए, और 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपका इशू होना चाहिए NCVT और SCVT के द्वारा। यानी कि देखिए जितने भी इसमें ट्रेड दिए गए हैं, फिटर के लिए हो गया, इलेक्ट्रीशियन के लिए हो गया, टर्नर के लिए हो गया, मैकेनिस्ट के लिए हो गया, वेल्डर के लिए हो गया, इन सारे ये जो सारे ब्रांच है, इन सारे ब्रांच में मतलब 2 साल का ITI होना चाहिए, जो कि मतलब सर्टिफिकेट सारे का इशू होना चाहिए NCVT SCVT के द्वारा, और 1 साल का आपका ट्रेनिंग भी मतलब ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT SCVT के द्वारा। ये सारा जो आपका टेक्नीशियन पोजीशन के लिए। तो देखिए इतने सारे इसमें पोस्ट हैं, टोटल आपका सब मिला के इधर 2 आपका सुपरवाइजर पोजीशन के लिए है, बाकी आपका 5 जो है यहाँ पे टेक्नीशियन पोजीशन के लिए। सारे का आपने देख ही लिया क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वैसे मैं इसका PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है उसको डाल दूंगा, आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहाँ पे डाउनलोड करके आप पूरा नोटिफिकेशन बढ़िया से पहले पढ़ लेंगे, क्या क्या इसमें चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ पे मतलब शॉर्ट में थोड़ा बता दे रहा हूँ। बाकी देखिए इसका क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन आपका 25/8 है, यानी 25 अगस्त आपका क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिशन के लिए। और देखिए आपका इसमें आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, पोजीशन एंड वैकेंसी, द डिफरेंट पोजीशन एंड वैकेंसी। यानी कि देखिए आपका टोटल मतलब जो सारा अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि कौन कौन सा पोजीशन है, 2 सुपरवाइजर पोस्ट के लिए था, बाकी सारे टेक्नीशियन का था। तो देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए कितना आपका वैकेंसी है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। वैकेंसी टेबल है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी जो आपका है उसका देखिए आपका जनरल वाले के लिए 4 सीट है, बाकी SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, OBC यानी टोटल आपका 7 सीट है, ESM के लिए 1 है। आपका मैकेनिकल जो था मैकेनिकल सुपरवाइज़र के लिए था उसका टोटल देखिए टोटल 47 सीट है। आपका इलेक्ट्रिकल आपका देखिए इसमें मैकेनिकल वाला जो था असिस्टेंट फॉरमैन जो मैकेनिकल था, इसमें आपका 2 ग्रेड में बांट दिया। एक तो आपका एक्सकेवेशन यानी कि जो खुदाई करवाते हैं उसका सुपरवाइज़र के लिए था, एक आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच वाले के लिए अलग था। तो देखिए एक्सीविशन जो आपका काम था उसके लिए आपको 47 टोटल सीट था, और आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच वाले के लिए 25 सीट था आपका टोटल। फिर आपका टेक्नीशियन फिटर जो है आपका ट्रेनी, इसमें भी देखिए सब में एक्सीविशन सारे में है आपका, और फिर इधर आपका टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वो भी है इसमें। तो देखिए टेक्नीशियन फिटर जो है इसमें टोटल एक्सीविशन के लिए 125 और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 24। फिर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी जो है एक्सीविशन के लिए 33 और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 141। फिर आपका टर्नर के लिए जो है आपका टर्नर में एक्सीविशन के लिए 16 और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 3। आपका टेक्नीशियन मैकेनिस्ट जो है उसके लिए 8 पोस्ट है। फिर आपके देखिए टेक्नीशियन वेल्डर जो यहाँ पे एक्सीविशन के लिए 62 सीट है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 21 सीट है यहाँ पे टोटल। तो ये सीट के बारे में हम लोगों ने जान लिया। बाकी आगे देखिए और यहाँ पे क्या क्या चाहिए होता है, क्लियरिफिकेशन ऑन द रिलीवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा फॉर सुपरवाइजरी पोजीशन। देखिए आपका जैसे पहला जो यहाँ पे सुपरवाइजर पोस्ट के लिए था असिस्टेंट फोरमैन था, उसमें देखिए एसेंशियल रिक्वायर्ड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन है ब्रांचेज, देखिए आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन। यानी कि देखिए यहाँ पे साफ कर दिया है कि सुपरवाइजर पोस्ट के लिए जो भी था, टेक्नीशियन को आप छोड़ दिए, 2 जो आपका पोस्ट था सुपरवाइजर के लिए, उसमें से आपका देखिए जो असिस्टेंट फोरमैन हो पहला ENT जो था आपका, उसके लिए आपको या तो डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या तो अगर हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास तो उसमें आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन। अगर आपका 3 इंजीनियरिंग ब्रांच ये है तो आप उसके लिए मतलब क्वालिफाई हैं, यानी एलिजिबल है आप एग्ज़ाम देने के लिए उस पोस्ट के लिए। दूसरा जो है आपका असिस्टेंट फोरमैन जो मैकेनिकल ट्रेनिंग ग्रेड C था, इसमें भी देखिए आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, और साथ साथ हायर डिग्री में आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपका डिग्री है, आपके पास BTech का डिग्री है, तो भी आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए अगला जो यहाँ पे आपका ऑप्शन है नॉट एलिजिबल ब्रांचेज ऑफ डिप्लोमा BE एंड BTech, यानी कि देखिए आपका
आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है उसमें आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री इन कम्बिनेशन विथ एनी ऑफ द एबव ब्रांचेज और डिप्लोमा इन एनी अदर ब्रांच अदर देन इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट एलिजिबल। यानी कि देखिए आपका एलिजिबल बस यही सब में है। आपका जो पहला जो आपका असिस्टेंट फोरमैन था उसमें आप डिप्लोमा इन जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए तो उसमें 3 ही आपका ब्रांच मतलब एलिजिबल था। एक तो था आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, बस ये 3 जो आप देख रहे हैं बीटेक का, बस यही 3 ब्रांच वाले एलिजिबल हैं उसके लिए। और मैकेनिकल वाले के लिए सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ही एलिजिबल है। बाकी इसमें देखिए प्रोडक्शन वाले, इंडस्ट्रियल, ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एनी ऑफ दीज आर सिमिलर ब्रांचेज आर नॉट एलिजिबल। यानी कि जिनके पास सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है, बीटेक का डिग्री है, वही सिर्फ इसके लिए एलिजिबल है। बाकी ये सारे जो प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर वाले हैं या और जो दूसरे ब्रांच है मैकेनिकल के, वो सारे इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ़ कर दिया है। यानी एक चीज़ जो सारे के मन में डाउट होता है कि डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं या बीटेक वाले एलिजिबल नहीं हैं, तो यहाँ पे देखिए दोनों एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं और बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो इसके लिए आप क्लियर रहें और आराम से इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे सारे का देखिए आपका दिया वो ट्रेनिंग पीरियड कितने टाइम के लिए रहेगा। द ट्रेनिंग पीरियड एंड स्केल ऑफ पे फॉर द पोजीशन एंड एज गिवन एट टेबल। यानी कि आपका ट्रेनिंग पीरियड कितने टाइम के लिए रहेगा, आपका सैलरी कितना उस टाइम पे दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड के टाइम में, वो सारा इसमें दिया हुआ था। आपका पहला देखिए जो असिस्टेंट फॉरमैन था उसके लिए आपका देखिए सैलरी 31,852.56 रुपीज़ पर मंथ है आपका, और आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का है। फिर आपका मैकेनिकल वाले के लिए देखिए ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का है, एक्सीबिशन के लिए और ईएसएम के लिए दोनों के लिए 2-2 साल का है, और इसका भी सैलरी उतना ही है। फिर आपका देखिए टेक्नीशियन फिटर जो है, टेक्नीशियन फिटर, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन टर्नर, टेक्नीशियन मैकेनिस्ट और टेक्नीशियन वेल्डर, ये सारे का ट्रेनिंग 1-1 साल का है। और इसमें देखिए आपका वही पर डे के हिसाब से इसमें आपको दिया जाएगा मिनिमम ऑफ डेली रेटेड बेसिक ऑफ 1,065 रुपये पर डे। यानी कि पर डे का 1,065 रुपये करके आपको सैलरी दिया जाएगा। ये सारे जो टेक्नीशियन पोस्ट पे हैं उनको उसी हिसाब से उनका सैलरी दिया जाएगा। पर डे का जो सैलरी दिया हुआ 1,065 रुपये, 1,065 है, अगर 34 है तो उसी हिसाब से इसका दिया जाएगा। रिजर्वेशन कोटा देखिए, रिजर्वेशन तो इसमें मतलब है ही जैसे नॉर्मल वैकेंसी में रहता है वो सारा। एज रिलैक्सेशन के लिए देखेंगे तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, एसटी एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूडी के लिए जो ये जनरल में 10 साल है, पीडब्ल्यूडी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट के लिए 13 साल है, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल है। और देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी जो आपका है, आपका जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है। बाकी एसटी एससी, पीडब्ल्यूडी, एसएम डिपार्टमेंट के लिए कोई भी यहाँ पे फ़ी चार्ज नहीं रखा गया। तो और आगे देख लेते हैं कुछ अगर वैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो फिर आपका देखिए एग्ज़ाम के बारे में इसमें देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन द क्रूशल डेट as specified under the notification will be required to appear for a written test. The selection will be based on a candidate's relative score in written test। यानी कि written test आपका लिया जाएगा। इसमें देखिए candidate will be allowed to appear in a written test merely on the basis of their declaration regarding their eligibility as mentioned in the online application from scrutiny verification of the क्लेम्स ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द एलिजिबिलिटी पोस्ट अप्लाइड। यानी कि इसमें देखिए आपका जो रिटन टेस्ट जो लिया जाएगा वो आप जैसे डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा जैसे जो भी ब्रांच है डिप्लोमा किए हुए हैं उस पर लिया जाएगा। अगर बीटेक वाले हैं तो बीटेक वाले में आपका जो ब्रांच है मैकेनिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन है तो उस ब्रांच से उसका मतलब टेस्ट लिया जाएगा। जिसका जो ब्रांच रहेगा, जो अपना ऑनलाइन भरते समय, फॉर्म भरते समय जो अपना मैक्सिमम जो आपका जो क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन है जो आप डालेंगे उसी हिसाब से आपका रिटन का टेस्ट लिया जाएगा। The written test will be objective type with 4 choices of answer and there will be no negative marking for any wrong question। यानी कि देखिए एक चीज़ इसमें बड़ा चीज़ आपका दिया हुआ है, यानी कि आपका जो ये सीबीटी के तौर पे ये आपका टेस्ट होगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक उसमें से सही रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा इसमें। और देखिए यहाँ पे रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड सेपरेटली फॉर ईच 7 पोजीशन मेंशन अंडर टेबल। द टेस्ट विल बी 100 मार्क्स फॉर 90 मिनट ड्यूरेशन
कंप्राइजिंग 2 पार्ट, पार्ट ए ऑफ 70 मार्क्स एंड ऑफ technical sections to the relevant post, and part B of 30 marks of general section. The technical section will consist of questions related to the technical qualification in the table. इस क्वेश्चन जनरल सेक्शन will come क्वेश्चन related to general intelligence. यानी कि देखिए आपका इसमें टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 90 मिनट इसमें टाइम दिया है। 100 मार्क्स यानी कि आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट टाइम दिया रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन आपका टेक्निकल पार्ट जो आप उसमें डालेंगे, जो आप ट्रेड डालेंगे उससे रहेगा 70 क्वेश्चन। बाकी का जो 30 क्वेश्चन रहेगा वो देखिए आपका इसमें 30 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस से, मेंटल एबिलिटी से, एप्टीट्यूड से, ये सारे से रहेगा आपका 30 क्वेश्चन वहाँ पे। और ये 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, पहला टेक्निकल होगा, दूसरा आपका नॉन टेक्निकल होगा 30 क्वेश्चन का। तो ये हम लोगों ने देख लिया। आगे देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाई मेरिट लिस्ट। यानी कि देखिए आपको इसमें पहले ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपका दे दिया है। तो आपका देखिए मैक्सिमम 100 मतलब क्वेश्चन रहेगा, तो 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो जनरल और EWS के लिए मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स रहेगा वो 50 नंबर आपको लाना पड़ेगा, यानी कि 100 में से 50 क्वेश्चन आपको सही करना ही पड़ेगा। बाकी SC ST ASM OBC NCL जो है उनको 40 मार्क्स लाना पड़ेगा मिनिमम। ऐसा नहीं कि ये कट ऑफ है आपका, ये मिनिमम कट ऑफ है। अगर इससे नीचे रहेंगे तो आप ऐसे भी डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। और अगर इससे ऊपर जितना भी आएगा आपका वो आप तो उसके हिसाब से अगर आपका ये जो होगा सिलेक्शन होगा, यानी कि मिनिमम ये आपका क्वालिफ़िकेशन है। इससे नीचे रहेंगे तो आप क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। इससे अगर आप ऊपर रहेंगे तब जाके आप फाइट कर सकते हैं और तब जाके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये देखिए पहले ही दे दिया कि कम से कम इतना आपको चाहिए। बाकी देखिए और इसमें कुछ आपका वैसा है ही नहीं। मैं इसका जो PDF है वो अपलोड कर दूंगा और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा वेबसाइट पे। तो आप जाके वहाँ पे क्लिक करके आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच के और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।